इनका नाम था लॉर्ड माइकल अस्कॉफ, एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन सर। तो एक्चुअली में इनका आने का रीज़न क्या था? इनका आने का रीज़न था, ये नेपाल में आए, नेपाल की गवर्नमेंट से नहीं मिले। मैंने कहा इज द बिग बिजनेस टाइकॉन। ये किससे मिले? गोरखा सोल्जरों से सर। मतलब ये सोचो कि ये 3 दिन तक वहाँ की आर्मी के साथ थे और ये बात ना तो नेपाल गवर्नमेंट को पता, ना दूसरे देशों की गवर्नमेंट को। एक सोचने वाली बात है सर कि दुनिया का इतना बड़ा बिजनेस टाइकॉन आदमी आएगा तो बिजनेस मीटिंग के लिए आएगा। मतलब एक आदमी अगर दुनिया में कहीं भी जा रहा है तो बिजनेस टाइकॉन्स के साथ मीटिंग करेगा, लेकिन एक आदमी 3 दिन से नेपाल की गोरखा आर्मी के साथ, वहां के ऑफिसर के साथ रुका हुआ है, बातचीत कर रहा है। तो क्या रीजन हो सकता है? ये लोगों को समझ में आना चाहिए कि क्यों ब्रिटेन ने एक अपने बिजनेस टाइकॉन को भेजा। वो गोरखा आर्मी को क्या देना चाहता था, या उस पैसे के बदले या किसी भी मदद के बदले ब्रिटेन उनसे क्या मदद चाहती है सर। ये बहुत बड़ा राज है। ये उस दिन के बाद अभी तक शायद लोगों ने इसके बारे में ना ज़्यादा क्वेश्चन करे ना कुछ, तो ये न्यूज़ दब गई, क्योंकि जैसे ये वायरल हुई थी, ये बात पूरी दुनिया की न्यूज़ों में आना शुरू हुआ कि ऐसे ऐसे बिजनेस टाइकॉन नेपाल की धरती में क्या कर रहे हैं, तो 1 घंटे के बाद उनका प्लेन उड़ गया सर। तो क्या क्या हो सकता है सर? एक्चुअली क्या है कि ब्रिटेन कहीं ना कहीं आज के टाइम में, मैं आपको बताऊं, इस टाइम MI6 क्या कंटिन्यू रिक्रूट कर रही है इस टाइम नेपाल की धरती से। मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा थ्रेट है हिंदुस्तान के लिए भी। जो भी हिंदुस्तान से भी जो GR से रिटायरमेंट होके वापस जा रहे हैं, उनको भी MI6 रिक्रूट कर रही है सर। तो कितना खतरनाक हो सकता है सोचो कि हमारी ही सेना के अंदर, गोरखा राइफल के अंदर, किसी व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन दे दिया सर, और रिटायरमेंट होने के बाद वो MI6 के लिए काम करता है। थ्रेट है या नहीं हमारे लिए सर? या एक दूसरी देखो ना कि किसी दूसरी देश की एजेंसी के लिए कोई काम कर रहा है, जो सोल्जर अपना पूरा जीवन दे के भारतीय सेना के अंदर दे के जा रहा है, क्योंकि नेपाल का निवासी है, फिर नेपाल जाता है, तो अच्छा पैसा ऑफर करती है ब्रिटेन, बहुत अच्छा पैसा। सपोज करो तो पैसे के बदले, किसी भी चीज़ के बदले, कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट हो उस आदमी का, आज ये लोग क्या कर रहे हैं, लगातार MI6 के लिए रिक्रूट हो रहे हैं, MI6 के लिए काम कर रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा थ्रेट है, मैंने बोला, आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के लिए सर। अभी अगर हम MI6 की बात करते हैं तो पिछले कुछ टाइम से MI6 अचानक काफ़ी एक्टिव हो गई है। कोई ऐसा पर्टिकुलर रीजन? सर देखो, MI6 तो एक्टिव हमेशा है, लेकिन कभी फ्रंट पर नहीं आती। अगर हम बात करें 1947 के बाद, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि, लोग एक ही चीज़ बोलते हैं CIA, लोग बोलते हैं मोसाद, है ना सर, लोग बोलते हैं FSB, लोग बोलते हैं MSS, लोग बोलते हैं ISI। लेकिन एक पल के लिए वो सोचकर देखो कि जिन अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में राज किया सर, कहते हैं कि अंग्रेजों का सूर्य कभी अस्त नहीं हुआ। आपको लगता है कि उनकी एजेंसी इतनी अच्छी होगी कि दुनिया में कुछ नहीं करेगी? मतलब MI6 आज आप जितना भी देख रहे हो, मैं ये बोल रहा हूँ, आज आप जितना भी मिडिल ईस्ट में वॉर देख रहे हो, चाहे आज आप यूक्रेन और रशिया का वॉर देख रहे हो, चाहे आप अमेरिका ईरान का वॉर देख रहे हो, ईरान इजराइल का वॉर देख रहे हो, इस पूरे वॉर के अगर आप लास्ट में जाओगे तो आपको MI6 से मिलेगी सर। जब आप कहते हैं ना, किसी भी आप रस्सी को पकड़ पकड़ के एविडेंस को ढूंढोगे, तो जो लास्ट कोना मिलेगा वो आपको MI6 का ही मिलेगा। आज यूक्रेन के अंदर जो भी वॉर चल रहा है, उस वॉर के पीछे कौन है? उस वॉर के पीछे मेन है MI6 सर। आप बाद में 5 आइज बाद में लेकर आओ, CIA बाद में लेकर आओ, NATO बाद में लेकर आओ, लेकिन आपको पहले क्या मिलेगा? MI6 ही मिलेगी। हम लोग कहते हैं ब्रिटेन के अंदर कि लोकतंत्र है। सर क्या लोगों को क्या लग रहा है कि सच में ब्रिटेन में लोकतंत्र है? क्या इलेक्शन में वोट देने से लोकतंत्र हो जाता है? अगर ब्रिटेन के अंदर लोकतंत्र है तो टोटल कंट्रोल वहां की रॉयल फैमिली का है। लोगों को बहुत शौक होगा जान के कि जो भी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनता है, उसका जो सलाहकार होता है वो खुद डिक्लेयर नहीं करता सर, उसको भी कौन देता? रॉयल फैमिली देता है। जब तक रॉयल फैमिली ऑर्डर्स नहीं देगा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कोई भी स्टेप, तो आप कैसे कह सकते हैं इसको लोकतंत्र? दुनिया को दिखाने के लिए लोकतंत्र है ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए लोकतंत्र है। एक्चुअल में ब्रिटेन के अंदर वो लोकतंत्र नहीं है। आज भी रॉयल फैमिली ही कंट्रोल करती है पूरे ब्रिटेन को सर। और MI6 को अभी कौन कंट्रोल सर? MI6 को भी रॉयल फैमिली, FCDO के अंदर में चल रहा है सर ये। FCDO, जिसको आज भी हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोग लगा के रखते हैं कि FCDO मेंबर, उनको ये सोचना चाहिए कि दुनिया के अंदर आप जो भी आज वॉर देखोगे, इस वॉर के पीछे भी आपको FCDO कहीं ना कहीं नजर आएगा सर। तो सर जैसे क्या है कि बहुत सारे लोग हैं कि ऐसा क्यों है। अगर इसके लिए MI6 को समझने के लिए आपको 1945 आना पड़ेगा सर। हमारे को वर्ल्ड वॉर सेकेंड पर आना पड़ेगा। जब 1939 में जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर में जर्मन पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए आगे आ रहा था, एडोल्फ हिटलर। लेकिन वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते एडोल्फ हिटलर ने अपने आप को शूट किया या मारे गए। उस टाइम क्या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे? चर्चिल सर। चर्चिल ने एक चीज बोला, चर्चिल ने बोला कि चलो ठीक है यार, हमने जर्मन को हरा दिया, लेकिन दुनिया के अंदर जिन्होंने जर्मन को हराया है वो पावरफुल देश कौन से हैं? उनमें सबसे पावरफुल देशों में था सर USSR।
उस टाइम यूएसएसआर था। तो उन्होंने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया। आज भी जो बहुत सारे लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो अगर हम इस ऑपरेशन के बारे में बात करूंगा तो 2 या 3 दिन लग जाएंगे बात करने में, लेकिन एक वर्ड डालना, ऑपरेशन एंथिकेबल। ये चर्चिल का किया हुआ ऑपरेशन था, MI6 का ऑपरेशन। इस ऑपरेशन का एक ही मकसद था सर, इस ऑपरेशन का एक ही था कि किसी भी कीमत पर यूएसएसआर को तोड़ दो। आप सोचो कि 1945 1 जून को ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था और 90 के दशक में आते आते, शायद 91 के दशक में आते आते यूएसएसआर टूटा। लेकिन जब यूएसएसआर टूट गया, चर्चिल तो पहले ही खत्म हो गए थे, लेकिन ऑपरेशन ग्राउंड पर लगातार चल रहा था। लेकिन MI6 ने यह कल्पना नहीं करी थी कि यूएसएसआर टूटने के बाद भी रशिया इतना पावरफुल निकलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो किसी भी कीमत पर रशिया को फिर खत्म करना, अगर आप 2000 के दशक से देखो तो ऑपरेशन एंथिकेबल